अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान की जो मनी मार्केट है उसमें आज भी डॉलर ने रुपये के ऊपर जो है वो काफ़ी प्रेशर बरकरार रखा। पिछले 2 दिनों के हवाले से अगर बात करें, कल 162.16 पे इंटरबैंक में डॉलर क्लोज हुआ था, 5 रुपये 18 पैसे के इजाफे के साथ कल का सेशन क्लोज देखा। आज मजीद 1 रुपये 89 पैसे जो है इंटरबैंक में डॉलर और तगड़ा हुआ, 164 रुपये 5 पैसे पे आज डॉलर ने क्लोज किया। जाहिर है कि ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 164 प्लस ही रहा। इस तरह पिछले 1 महीने में, यानी इस 1 महीने में अगर आप बात कर लें, 148 रुपये 60 पैसे का डॉलर था 3 जून को, और 3 जून से अब तक 27 जून को 164 रुपये 5 पैसे पर यह पहुंचा। इस तरह मजमूई तौर पर 15 रुपये 45 पैसे डॉलर एक ही महीने में महंगा हुआ। इसका मतलब है जो बैरूनी कर्जे आपने लिए हुए इन टर्म ऑफ डॉलर, इन टर्म ऑफ रुपये अगर उनको आप कैलकुलेट करें, उन कर्जों की मालियत जो है 1500 अरब रुपए एक ही महीने में बढ़ गई। जाहिर है कि ये एक बहुत खतरनाक साइन है। इस वक्त हमारी इकॉनमी जिस तरीके से, जिस तरह से कल भी, इससे पहले भी हमारी जो लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही एक्सचेंज रेट के हवाले से कि एक्सचेंज रेट कहां जा रहा है। क्योंकि इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो खिताब में जो उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन थी उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये मईशत के लिए जहर कातिल होती है, इस अनसर्टेनिटी को खत्म करना है। और उसके बाद लोगों ने ये समझा कि शायद अब वो जो लेवल्स थे डॉलर के वो आ चुके हैं, एक्सचेंज रेट ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रुपए गिरेगा। लेकिन कल की मूव के बाद और जो आज कंटिन्यूएशन उसका रहा, उसने एक और खतरनाक सिग्नल दिया। बहरहाल आज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच जो है उसने भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ आइंदा माली साल के लिए जो उन्होंने इससे पहले 4% फोरकास्ट की थी उसको फर्दर रिवाइज डाउन किया। 2.7% उनका कहना है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ आइंदा माली साल रहेगी। आइंदा माली साल के लिए फिच ने मजीद यह भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम के तहत टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को लेकर चल रहा है, और पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो है बहुत बड़ा बेस करती है। और आइंदा माली साल के लिए, रवां साल, वो कह रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस है वो $65 तक रहने का इम्कान है, और इसके अगले साल इससे ज्यादा होंगे। तो इस वक्त इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इस कराची स्टूडियो में हमारे शाह साहब माहिर मालियाती उमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने का। टेलीफोन लाइन जुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज सनतकार। जुबैर मोतीवाला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले आपकी तरफ आता हूं क्योंकि इसके मुझे पता है आप एक मीटिंग से इस वक्त हमें आए हैं छोड़ के। जो इस वक्त डॉलर रुपी पैरिटी एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में है, ये मईशत को किस तरफ लेकर जा रहा है, और कितना भारी साल आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान में मईशत के लिए, पाकिस्तान में सनतों के लिए, सनतकारों के लिए, विद कंट्रास्ट के जिस तरीके से आपकी गैस प्राइसेस वगैरह भी बढ़ी हैं। जी, लाइन ड्रॉप हुई। इस वक्त हमारी एक बार फिर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल रखता हूं असद अली शाह साहब की तरफ। जी असद साहब। देखें, शुक्रिया इमरान साहब। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है, और जो ये आप ने ज़िक्र किया फिश का, जो इन्होंने फोरकास्ट की है, अब ये तो फोरकास्ट जो है मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक है थोड़ी सी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ख़ुद, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में प्रेडिक्ट किया है अगले साल, वो 2.4% ग्रोथ किया है, और इस साल जो हमारी 3.3% है उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2% से नेगेटिव है, यानी हाँ। जो कि अभी मई में जो फिगर्स आई हैं उसमें 6 या 7% हो गई है। तो उस लिहाज से ये जब सारी फिगर्स आएंगी तो मेरा तो अपना ख्याल है कि इस वक्त इकॉनमी हमारी जो है ना 3% भी शायद ग्रो नहीं कर रही है, 0 to 2% के दरमियान होगी। और ये अगले, ज़ाहिर है ये जब IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, और जिस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं, और वो असल में उसकी वजह तो आपको पता है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले 2 साल मिलाएं तो 35-36
2 साल में। अच्छा, जरा जुबैर मोतीवाला ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम बात करते हैं। जुबैर साहब, इस वक्त एक्सचेंज रेट को लेकर पाकिस्तान में इंपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जाहिर है कि एक्सपोर्ट को भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा। एक्सचेंज रेट पॉलिसी कहां चल रही है इस वक्त? बात की जा रही है। फिच ने कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की वजह से टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को लेकर चलेगा। आगे आने वाला वक्त या मौजूदा वक्त पाकिस्तान की मईशत पे क्या देख रहे हैं जुबैर साहब? सबसे पहले तो जो लोग परेशान है, कम से कम बिजनेस कम्युनिटी जो परेशान है, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो इम्पोर्टर हैं, या जिस तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो इस परेशानी में हैं कि ऐसा लगता है कि 150 बस हो गया और इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा। फिर लगता था 155 हो गया, फिर लगता था 160 हो गया। अब ये तो किसी जगह पे रुकने का नाम नहीं लेता। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वक्त है वो स्टेबिलिटी का है। हम अपने कैसे क्या कोट करें अपने बायर को, जो बायर को ये खबर जाती है कि इनके यहाँ डॉलर का डिवैल्यू हुआ, वो फिर हमसे कट मांगता है। तो मैं किस दाम पे इंटरनेशनल मंडी में माल बेचूं, किस दाम पे मैं लोकल में माल बेचूं। लोकल में अगर मेरा जितना रॉ मटेरियल है, आप देखें अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो अबाउट 60% जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है, जिसके ऊपर सारे के सारा डॉलर का दारोमदार है। उसके बगैर कुछ भी नहीं आ सकता। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो मशीनें आई हैं उनकी कॉस्ट 10-20% बढ़ गई है। तो मैं कौन से खाते में डालें, हम कैसे करें? हम तो इतना ज्यादा जो है ना नहीं तो क्या ये लोगों को पता नहीं है क्या? मतलब जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको पता नहीं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट बेस्ड हैं। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो कहीं जाके आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप कंपीट नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये मतलब डायरेक्शन क्या नजर आ रही है आपकी ज्यादा इंटरेक्शन होती होगी पॉलिसी मेकर से, उनके जहनों में है क्या आखिर? देखिए, वो ये कहते हैं कि हमारी करेंसी जो है वो फ्री फ्लोट ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज में है। तो हमने कहा ये फ्री फ्लोट थर्ड वर्ल्ड में नहीं होता। हमने इनको 12 समझाया कि ये जो होता है ये मैनेज फ्री फ्लोट होना चाहिए। अगर आप इसको मादर पिदर आजाद कर देंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहां आप हर साल 20 अरब डॉलर का डेफिसिट हो, वहां आप कैसे करेंसी को लूज छोड़ सकते हैं? फिर तो आप अगर आप ये मुझे छोड़ दें, जितनी बातें मैंने पहले की उसको आप छोड़ दें 2 मिनट के लिए। मैं आपको गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। ऑन गवर्नमेंट साइड आप मुझे बताएं हमारा टैक्स कलेक्शन किसमें है? किसी बच्चे से भी पूछे, पाकिस्तानी रुपी में। तो जब आप पाकिस्तानी रुपी में टैक्स कलेक्ट करते हैं और आपकी इनकम का वही वाहिद जरिया है, आप उसी से अपने डेट रिटायरमेंट करनी है, तो आपने कितना डेट बढ़ा लिया पाकिस्तानी रुपी में? कोई हिसाब कर रहा है? ये तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हम हमें छोड़ दें। हाउ ऑन अर्थ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन वेयर अगर वो कहते हैं 4000 का हम 5500 कर लेंगे, विच आई हैव ऑल द डाउट्स कि हो सके इन द करंट क्राइसिस। क्योंकि पिछली दफा भी हमने 400 बिलियन से अपने लैप्स किया है हमारा टैक्स कलेक्शन। जब उसको नहीं कर सके तो यहाँ ये कैसे करेंगे, किधर से आएगा और ये डेट रिटायरमेंट कैसे होगा? अभी उन्होंने कहा कि हमको कर्जे लेने पड़ रहे हैं इसलिए कि पिछला कर्ज वापस करना है या उसका इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। अगर ये दोनों चीजें अगर आप देते हैं तो आप मुझे बताएं ना, ये इंटरेस्ट लेने के आप कर्ज अगले साल क्या करेंगे, इसके अगले साल क्या करेंगे? अगर आप 30% का जंप है ये ऑन दिस ओनली इन दिस 2.5 months, 30% ऑफ योर डेट which is $97 billion। अगर आप उसका हिसाब करें, मैं सुन रहा हूँ शाह साहब बैठे हैं, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछे कितने पैसे बनते। मैं तो हिसाब कर रहा था जब कंप्यूटर पे तो मेरी उंगलियां हिल रही थी, ये कैसे होगा, ये कहां से पैसे आएंगे? फिर अगर ये नहीं आएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा? वी आर डिपेंडेंट, हम कहां से आएंगे? देखिए, एक तरफ तो हमारे पास इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें। दोनों की एक लिमिटेशंस हैं। एक्सपोर्ट सरप्लस पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट इतना बढ़ नहीं सकता। पिछले दिनों में, पिछले सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। तो अगर उसको एक्सपोर्ट सरप्लस को क्रिएट करने में हमको 2 साल लगेंगे। आज हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट भी नहीं कर रहे। आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपका 60% एक्सपोर्ट 50 रेटेड सेक्टर्स थे, उसके ऊपर आपने 17% टैक्स लगा दिया। यदि ये पैसे अब हमारे पास आएंगे, हम अपने कैश फ्लो में इस्तेमाल करेंगे और साल भर बाद आपको वापस करेंगे। तो यहाँ से भी ये मुझे नजर आ रहा है कि इससे भी जो है ना ये जो है ना कम होंगे। साल भर बाद वाला पहला जो स्टॉक है वो दे दें, बड़ी बात है। अभी तो वही सारा रुका हुआ है। शाह साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तीनों इकोनॉमिक जो मॉडल यहाँ पे एक्सचेंज रेट के हवाले से, इधर मैनेज फ्लोट और मैनेज फ्लोट के बाद बात की जा रही थी कि सवाल ये है कि जुबैर साहब सही कह रहे हैं कि मुश्किल होता है मैनेज करना, मतलब फ्री फ्लोट जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। लेकिन सवाल मैं सरकार की तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि उनके पास चॉइस क्या है। मसला ये है ना कि ये जो हुकूमत इस वक्त है वो कहते हैं ना कि इट इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी।
मतलब आपके पास इतना बड़ा डेफिसिट, तकरीबन $100 बिलियन का कर्ज है, और आपके जैसे मैंने कहा कि $36 बिलियन 2 सालों में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। इनको जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब मिली है। इन्होंने जो प्रोमिसेस वगैरह किए थे और बातें की थी, मेरे ख्याल में ये जो मॉडल था ना, ये समझ रहे थे कि हम आएंगे और अगर सारी चीज़ जो है करप्शन की वजह से होती है। एक तो ये मेरे ख्याल में इनकी सोच जो है वो, ज़ाहिर है करप्शन बुरी बात है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूं ना, इस वक्त जो है अगर हम अपने आप को, आजकल सबसे रेलेवेंट एग्जांपल है कि बांग्लादेश को देख लें अगर आप, तो बांग्लादेश जो है वो इस वक्त, जाहिर है अगर आप 30-40 साल पहले चले जाएं तो उनकी इकोनॉमी हमसे आधी थी शायद, और उनका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो भी बहुत हमसे कम था, और बहुत ही गरीब, लीस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, हम तो डेवलपिंग कंट्री थे, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थे। तो इस वक्त उनका जीडीपी हमसे आगे चला गया है, हमसे तकरीबन जो है पर कैपिटा इनकम भी उनकी आगे होने वाली है। वो 7% से ग्रो कर रहे हैं और हम ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो हम फिलॉसफी है कि जी हमारे इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारे यहाँ हर चीज करप्शन बहुत है, तो भाई करप्शन में बांग्लादेश हमसे 3 हाथ आगे है। हमारी जो करप्शन इंडेक्स है वो 117 है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से, और बांग्लादेश की 147 है। अच्छा, तो एक तो ये फैक्टर कहा जाता है। मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल्स जो हमें स्टोरीज बताई गई है ना, वो सही नहीं है। पहले तो हम अपनी स्टोरी सही कर लें। तो एक स्टोरी ये गलत है। मैं एक चीज और बता दूं ना, दूसरी हम जो कहते रहे हैं पाकिस्तान में, जाहिर है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो, टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के मुकाबले में इस वक्त हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 12% है, लेकिन बांग्लादेश का हमसे भी बहुत खराब है। उनका कितना? बांग्लादेश का 10% है, उससे भी कम है। अच्छा, तो अब इस सूरत हाल में में बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट भी उनकी जो है तकरीबन 35-40 बिलियन डॉलर हो गई है, हमसे बहुत कम होती थी। हम 24 पे ही खड़े हैं, 23 पे खड़े हैं, वो 35-40 बिलियन डॉलर हो गई है, और वो 7% ग्रोथ पे जा रहे हैं। लंदन इकोनॉमिस्ट वो 2-4 महीने पहले उन्होंने उस पर एडिटोरियल लिखा था कि बांग्लादेश इज ए स्टार परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया, और पूरी एशिया में भी अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल में इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो वजह क्या है? हमें ये सोचना चाहिए कि ये वजह जो है, ये ठीक है करप्शन आपकी ग्रोथ को खराब करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट द क्रक्स। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश हमसे ज्यादा खराब होता। दूसरा टैक्स जो है वो भी, अच्छा मैं वो भी आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 7% ग्रोथ पे भी, मैं 3 दिन पहले उनके फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच पढ़ रहा था, तो वो 10% से वो प्लान कर रहे हैं कि अगले साल 25% जो है टैक्स इंक्रीज करेंगे अपनी। अच्छा, हमारी 0% ग्रोथ है, इफेक्टिवली पॉपुलेशन से भी कम है। खुद गवर्नमेंट कह रही है 2.4% होगी, उस पे हम कह रहे हैं कि हम 40% ग्रो करेंगे। 40% आप एडिशनल टैक्स लगा देंगे तो बिजनेस तो आपके पास है ही नहीं, तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, असद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जुबैर मोतीवाला भी। और एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन, भी हमें ज्वाइन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मलिक बोस्तान, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने से पहले जरा फॉरेक्स, आज जुमरात है और हर जुमरात को जो है पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक अपने फिगर शाया करता है, जारी करता है फॉरेक्स अकाउंट्स के हवाले से, पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से। तो आज की जो फिगर सामने आई है उसमें पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $288 मिलियन एक महीने में कमी हुई है। 28 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की कमी हुई है। इस तरह मजमूई ज़खायर इस वक्त हमारे 14 अरब 35 करोड़ डॉलर पे आ गए हैं, जिसमें स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं उसमें 322 मिलियन डॉलर्स कमी, 7.28 बिलियन डॉलर्स पे 7 अरब 28 करोड़
जो है वो स्टेट बैंक के पास है, जबकि कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं उनमें थोड़ा इजाफा हुआ है और उसके साथ वो भी तकरीबन 7.06 बिलियन डॉलर्स, तो 14 अरब 35 करोड़ डॉलर। उसके ऊपर हुकूमत का ये कहना है कि बैनुल-अक़वामी अदायगियों की वजह से डॉलर महंगा हुआ। ये मौक़िफ़ इस वक्त हुकूमत का सामने आ रहा है। क्या कहेंगे मलिक बोस्तान साहब, जून क्लोजिंग में क्या इससे पहले भी हमेशा इसी तरीके की सूरत हाल रही है या इस मरतबा कुछ ज्यादा है? देखो जी, हर साल ये तो बिल्कुल गवर्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हर साल फिस्कल ईयर का जब क्लोजिंग होती है तो आपको इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो वापस करनी होती हैं, और उसके अलावा डिफेंस की पेमेंट होती हैं, और जो जितनी कंपनियां जिनके यहाँ ऑपरेशन है लेकिन हेड ऑफिस उनके बाहर होते हैं, तो उन्होंने अपने जितने भी चीजें हैं वो भी बाहर भेजनी। तो ये उम्मीद है मतलब प्रॉफिट रिपैट्रिएशन वगैरह भी होती है, सारी चीजें जो है जून से पहले सेटल करके वापस भेजनी होती है। तो ये हकीकत है और हमें उम्मीद है कि जून के बाद काफी पॉजिटिव आएगा। एक तो IMF का जो एग्रीमेंट है वो फाइनल होएगा, उसके अलावा अब कतर ने भी 3 अरब डॉलर दे दिए हैं, इसके अलावा दुबई इस्लामी बैंक ने और एशिया तरक्याती बैंक ने और वर्ल्ड बैंक ने भी 6 अरब डॉलर देने हैं। तो हमारे अगले 3 महीने में कोई 15 अरब डॉलर के जो है इजाफा होने वाला है। और इसके अलावा जो 15 अरब डॉलर का इजाफा इस वक्त अगर 14 अरब डॉलर है तो 15 अरब डॉलर का इजाफे के साथ आप समझ रहे हैं कि 30 अरब डॉलर अगले 3 महीने में, ये आप कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं ये, बिल्कुल अगले 6 अरब डॉलर ये इनके हैं, और उसमें जो ज़ाहिर वो क्वार्टरली बेसिस पे देंगे। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ने देने जो IMF का वेट कर रहे हैं, ये तो असद शाह साहब ये तो टर्न अराउंड हो जाएगी पूरी मईशत सिचुएशन। ऐसा नहीं है। देखें, IMF का प्रोग्राम से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 6 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने 3 साल में देने हैं, तो मेरे ख्याल में शायद 2-2 बिलियन डॉलर साल में देने होंगे। इसी तरीके से कतर के कुछ पैसे आएंगे, मल्टीलैटरल बायलैटरल जो हमें अच्छे मिलेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंस भी आएगा, लेकिन उसके साथ रीपेमेंट्स भी हैं। हमारे कोई 15-20 बिलियन डॉलर साल की रीपेमेंट्स भी होती हैं, तो वो भी तो करनी है ना। तो ये तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इनके रिजर्व्स होपफुली IMF प्रोग्राम के हिसाब से बिल्ड होना शुरू होंगे, प्रोवाइडेड हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंपोर्ट की कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो। और जब इंपोर्ट की कॉन्ट्रैक्शन मेरे ख्याल में ये इनको करनी पड़ेगी और किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पैसे हैं नहीं अगर हमने रिजर्व बिल्ड करने हैं, तो उससे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी। हाँ, वो जाहिर मतलब अभी तक जो पॉलिसी है आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर नहीं पा रहे और आप इंपोर्ट के ऊपर वो अपने ड्यूटीज वगैरह बढ़ा के कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक करेंगे? इस मुल्क में तो लोग दालें भी इंपोर्टेड खाते हैं भाई, यहाँ तो हम दाल भी इंपोर्ट करते हैं। अब मसला ये है कि मलिक साहब जो आज क्या मुझे बताया जाए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है? नहीं, इस वक्त मौजूद नहीं है ना। मलिक साहब, कोई आप ईद से पहले बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि 100 मिलियन डॉलर जो है वो आप लोग सरेंडर करेंगे, हुकूमत को देंगे और उसके बाद जो है वो डॉलर काफ़ी स्टेबल हो जाएगा, और एग्जैक्टली हुआ भी है कि ईद से पहले हमने देखा कि 146, 47, 48 के ऊपर आ गया ना। अभी क्या पोजीशन है, कितना आप सरेंडर कर चुके हैं? देखो जी, हमने क्या अभी तक 300 मिलियन 30 करोड़ डॉलर हमने एक्सचेंज कंपनी ने सिलेंडर किए हैं, और वो हमें पब्लिक ने दिए कौम को, जो हमने अपील की थी। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है और अपने डॉलर और फॉरेन करेंसी बेच के रुपए में इन्वेस्टमेंट करे, और कौम ने लबैक कहा है, और अभी भी आज भी डॉलर आ रहे हैं हमारे पास। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है, लोग बाइंग नहीं कर, पब्लिक बाइंग नहीं करेगी फ्री मार्केट में। तो पब्लिक इसलिए भी नहीं कर रही ना कि अगर लेके पता चला दूसरे दिन 2-4 रुपए गिर गया तो लोग तो डरे हुए। वरना देखें, टैक्स इस मुल्क में या पूरी दुनिया में जज्बा हुब्बुल वतनी में कोई भी नहीं देता, डंडे के जोर पे लिया जाता है। आप एग्री करते होंगे। इसी तरीके से आप जितनी भी अपील कर लें, बहुत मुश्किल है कि लोग जनाब एक चीज रैली देख रहे हैं उसके बाद रुकें। वो तो जाहिर है कि वहां पे एक मूवमेंट इतनी खतरनाक है कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है इस वक्त ओपन मार्केट में। देखो जी, इसमें 2 वजह। हम अपने लोगों को जी कुर्बानियों को जाया नहीं करना चाहते। जो ऐसे नहीं कि सारे के सारे हमारे नहीं, आम लोगों ने होल्ड किया हुआ है। अगर है तो आम लोगों ने किया हुआ है या बड़े लोगों ने किया हुआ है? आम लोगों ने बेचारों ने क्या करना है, लेकिन उन्होंने भी कुर्बानी में उसको ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जुबैर साहब से पूछता हूं। जुबैर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक बुनियादी सवाल मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में आप जा रहे हैं अगले 3 साल के लिए और हुकूमत आपकी है अगले 5 साल के लिए, अल्लाह ने चाहा तो। अब सूरत हाल ये है कि जब
ये 3 साल और 5 साल की बात हो रही है, तो उसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है इन रिफॉर्म्स के हवाले से, बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से? इससे पहले भी तो यही IMF रहा, इससे पहले भी हम उनके साथ जो है 12-16 प्रोग्राम कर चुके हैं। जल्दबाजी किस बात की इतनी, और भी अपफ्रंट के ऊपर बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। देखिए, ये बात ये है कि ये भले 3-3.25 साल का प्रोग्राम है जिसमें हर 3 महीने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट देगी IMF, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि ऑन ईच इंस्टॉलमेंट दे हैव टू प्रूव कि भाई हमने जो आपसे हमने एग्री किया था वो स्टेप्स हमने ले लिए। तो ये जो 650 जो है ना, और जिस वक्त आप उसके अंदर लैग करेंगे आपकी दूसरा वाला ट्रेंच नहीं मिलेगा। ये जो मैंने समझा और जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर ये है। तो गवर्नमेंट को जल्दी इस बात की है कि ये कोई ट्रेंच रुके नहीं और हम सारे जो है ना जो हम रिफॉर्म्स जो हमने एग्री किए हैं IMF के साथ उसको हम इम्प्लीमेंट करें। ये तो गवर्नमेंट की साइड की है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि टोटल 3.25 अरब रुपया, जिसमें से कल कतर के आए हैं तो उन्होंने 3 अरब रुपए का कर दिया, सऊदी अरब के 3 अरब आ गए, UAE के आ गए, चाइना के आ गए। तो अभी 3 अरब रुपए के लिए इतना सारा और इतना डालना और इतना जी 3 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने करना है और सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाल में डालना है सिर्फ इसलिए कि 3.25 बिलियन आ जाए। लेकिन हम इस बात को समझते हैं क्रेडिबिलिटी का मसला होता है, क्योंकि जब आपको IMF लोन देता है तो फिर ADB भी देता है, फिर वर्ल्ड बैंक भी देता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस क्रेडिबिलिटी के लिए मेरा सवाल सिर्फ हुकूमत से ये है कि हमने डॉलर लेने हैं और जो है ना आपको डॉलर लेके हमने, जब डॉलर आएंगे कहां से, जब तक आप फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर मोती साहब, आपने इस वक्त हमसे बात की। जी असद अली शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जिस क्वांटम के लिए हम जा रहे हैं IMF प्रोग्राम में, मेरा बुनियादी सवाल वही कि जनाब आप 3 साल के लिए आपका प्रोग्राम है और 5 साल के लिए हुकूमत है, तो आपके पास टाइम है इस्लाहात के लिए, आप कर सकते हैं। इससे पहले IMF ने क्यों नहीं ये सारी चीजें क्यों और इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई इससे पहले? नहीं, ऐसा नहीं है ना कि टाइम का इशू ये है कि हम वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। लिटरली जो पेमेंट्स इनको करनी है तकरीबन साल में, क्योंकि $100 बिलियन का कर्जा है, ये तो IMF के पैसे भी वापस हम नहीं कर सकेंगे जो पहले वाले IMF के हैं। तो और प्लस दूसरे पैसे नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप इस वक्त सबको पता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसलिए गिरा हुआ है कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। मतलब चंद हफ्तों के $7 बिलियन जो है वो तो बहुत ही कम है ना, 1 महीने के भी इंपोर्ट्स नहीं है हमारे पास जो है ना। तो इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें तो 2 साल पहले IMF प्रोग्राम में चला जाना चाहिए था। इट्स अनफॉर्चुनेट कि पिछले 1 साल में और ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, वो भी डिले हुआ है। तो ये इसमें तो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोग्राम हमने IMF के साथ एग्री किया है, वो जुबैर साहब भी जैसे कह रहे थे, मुझे भी इस पर कंसर्न है कि ये इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं है, क्योंकि हमने वो देते हैं आपको फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, जो कि हमने अच्छा खासा 7.1% फिस्कल डेफिसिट हमने उनसे एग्री किया है। लेकिन उसके लिए हम, जैसे मैंने कहा कि 5.5 ट्रिलियन रुपीस का हम टैक्स कलेक्शन, जबकि इस साल जो है 4 ट्रिलियन भी कलेक्ट नहीं हो रहा है, 3.9 होगा। तो एक साल 1.6 ट्रिलियन जो है इन एन इकोनॉमी जो कि बिल्कुल स्टैग्नेंट है, हम कैसे कलेक्ट करेंगे? तो ये मुझे काफी रिस्क लग रहा है कि ये जिस तरीके से ये प्रोग्राम है, अभी जुबैर साहब तो नहीं है, लेकिन वो कहा गया है कि 700-750 अरब तो आपका ये जीरो रेट वाला जो है इससे हमें मिल जाता। कुछ है इस तरह की कैलकुलेशन? इतना फिगर्स नहीं है उसमें, 30-40 बिलियन उसमें शायद मिल जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि उसमें फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 400-500 बिलियन जो है वो तो लोगों के रिफंड्स रोके हुए बैठे हैं, जो जिसकी वजह से जाहिर है एक्सपोर्टर्स के पास लिक्विडिटी नहीं होती। तो अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक तरफ आप सेव करेंगे, दूसरी तरफ अगर एक्सपोर्ट देखें ना, बावजूद इसके कि 25-30% आपने डिवैल्यूएशन कर दी है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो वहीं खड़ा हुआ है। दैट्स अ मेजर कंसर्न। अगर ये बढ़ता तो ये होता भी कि ये वर्कआउट कर रहा है। असल चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को, दे नीड टू गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वापस इनको रीथिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारी कोई स्ट्रेटजी एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो है ना वो वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे अगर,
और दूसरी बात यह है कि असल देखें, पाकिस्तान की ये जो मईशत इस वक्त ख़राब हुई है, ये अभी नहीं हुई है 10 महीने में, ये पिछले 5 साल में भी नहीं हुई है, ये पिछले 15, 20, 30 साल से कंटिन्यूसली हम खराबी की तरफ जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। नाज़रीन, मलिक बोस्तान और असद अली शाह साहब एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। असद साहब और बोस्तान साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल कि आगे हम इस बहरान से निकलेंगे कैसे? ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम ज़ाहिर है कि 30 जून से पहले हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए, और ये एक पाकिस्तान के लिए इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से किसी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम या मिनिस्ट्री स्कीम की तशहीर हुई हो। सारी चीज़ें क्या ये मदद कर पाएगी? इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है और हुकूमत की बड़ी कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद देखो ना, कल जियो ट्रांसमिशन पे भी उन्होंने कर डालोगे जो प्रोग्राम किया है, मैंने उसमें पूरा सुना था नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं और लोगों के जो खदशात से लोगों ने सवाल भी किए हैं। और लोगों ने ये भी कहा है कि देखो हमारे जैसे ताजर बिरादरी ने, जो छोटे ताजरों ने कहा कि हमारी चीज़ें उधार पे गई हुई हैं, उन्हें वापस आने में टाइम लगेगा, तो आप कहते हैं अभी डिक्लेयर करो तो हम कैसे करें? तो उन्होंने कहा जी इसके बारे में हम सोचेंगे और इस तरह आपको टाइम पीरियड दिया, आप इसको रजिस्टर करा लें। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इस वक्त बका का सवाल है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा, पूरी कौम का फ़र्ज बनता है, पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में फंसा हुआ है हम कौम ही निकाल सकती है, और हमें बासीयत कौम ये कुर्बानी देनी चाहिए। ये कोई बिल्कुल खौफ ज़दा नहीं होने की ज़रूरत है। ये मुल्क आपका है, और जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया है, मैं इस पर डायरेक्ट पोर्टल बनाऊंगा, उसमें ऐप लोड करूंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा, कोई भी अदारा तंग करेगा तो मैं उसके खिलाफ फौरी एक्शन लूँगा। ये जो लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अदारे बाद में आपके केस रीओपन करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त इसी में है कि आप अपने पैसे जो है डिक्लेयर करें, और एक मुहब्बे वतन शहरी, आपका पैसा हम समझते हैं आपका पैसा ब्लैक मनी का नहीं है, ये ग्रे इकानमी का पैसा था जो हमारे अपने कानून की खामियां थी जिसकी वजह से ये पैसा सिस्टम में नहीं आया। तो हमें ये खामियों को दूर करने का वक्त है। तो इंशाल्लाह हम उन लोगों को मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बजाय उसको कहने की जिन्होंने ब्लैक मनी डिक्लेयर की है या जो चोर लोग हैं, ये इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी कौम को जब रिस्पेक्ट देंगे तो जान भी कुर्बान करेंगे। ठीक है। असद अली शाह साहब, पिछली जो स्कीम थी उसमें 85,000 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, अपने आप को रजिस्टर कराया था, और 120 अरब का रेवेन्यू जमा हुआ था। व्हाट अबाउट दिस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे स्कीम जो है सिंपल स्कीम है, अच्छी स्कीम है, और फिर शब्बर जैदी साहब को जो ये लेके आए हैं उसकी वजह से लीडरशिप बेहतर हुई है, प्राइम मिनिस्टर की भी ओनरशिप है। लेकिन बात यह है कि इसमें एक तो वक्त बहुत कम है, अब 2-3 दिन ही रह गए हैं, और इससे पहले अभी देखें स्कीम एक 8-10 महीने पहले एक आ चुकी है जिसमें इतने पैसे आ चुके हैं। तो लास्ट ईयर जो थी एग्जैक्टली। तो इस सिचुएशन में और फिर जो सूरत हाल है इकॉनमी की, और जो इतने लोग नॉन कंप्लायंट हैं, मैं नहीं समझता कि आप एक महीने में जो है ना बिल्कुल ही टर्न अराउंड कर सकते हैं, लोगों का कल्चर चेंज कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड मोर टाइम। एंड अब हमारा मसला ये है कि हम IMF जो है वो हम जुलाई में जा रहे हैं, प्रोग्राम चॉइस भी नहीं थी, और IMF जो है उस प्रोग्राम में आप ये कर नहीं सकते, इसलिए पहले आप देखें खान साहब, बात ये है कि असल चीज़ ये है कि चलें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनके लिए बहुत मजबूरी थी। 3 जुलाई को उन्होंने IMF प्रोग्राम करना है, उसके लिए तो कोई चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी कंपल्शंस हैं। लेकिन जो प्रोग्राम जो इन्होंने मेरे ख्याल में जो डिज़ाइन किया है वो इस सूरत हाल में, एक तरफ तो आप देखें ना बिजनेसेस को वैसे ही बिठा दिया है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपने पॉलिसी रेट जो है इंटरेस्ट रेट डबल कर दिया है। तो और अभी कैसे जा रहा है? अभी उससे गवर्नमेंट की भी कॉस्ट बढ़ गई है, 2 ट्रिलियन से 2.9 ट्रिलियन हो गई है, तो फिस्कल डेफिसिट आपका उससे भी बढ़ गया। दूसरी तरफ बिजनेसेस का कितना कॉस्ट बढ़ गई है, एक तरफ वो बढ़ गया, ऊपर से आप इतनी ज्यादा टैक्स भी, हमारा टैक्स रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रेट्स हैं उन मुल्कों में है। तो वजह ये हमारी जो देखें ना, सबसे बड़ा इशू ये है कि मुल्क तभी चलेगा अगर यहाँ जिस मुल्क में इनोवेशन होगी, जिस मुल्क में बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन एंटरप्रेन्योर करता है।
पिछले 25-30 साल से हम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू क्रिएशन किल कर लिया है, हमने ख़त्म कर दिया है। इनोवेशन इस मुल्क में ख़त्म होती जा रही है। तो असल चीज़ ये है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रेटिंग बॉटम पे है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग में तो हमने इम्प्रूव किया, ओवर द पीरियड हमने इम्प्रूव किया 5-6 पॉइंट इंटरनेशनल उसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 2002-2004 में हम कोई 80 वगैरह की रैंकिंग में थे, फिर हम 142 पे चले गए थे, 140 पे, उससे 136 पे आए थे, ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट में है, लेकिन 136 इज एट द बॉटम। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बहुत ख़राब है। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखना, बिजली बढ़ा दी है आपने, गैस बढ़ा दी है आपने, सारी हर चीज़ खर्चे बढ़ गए हैं, कोई बिजनेस है नहीं, तो उसकी वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट होगी और पेन होगा। हमारे आधे से आधे बच्चे जो है ना स्कूल नहीं जाते, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। तो इसमें ये जो है ना वही कन्वेंशनल विजडम जो है ना वो नहीं चलेगी। ये वही चीज है जो कन्वेंशनल विजडम नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास जो एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में हफीज शेख साहब है, डॉक्टर बाकर रजा जो है, अब कन्वेंशनल तो चीजें नहीं है, अब तो आप इंटरनेशनल मॉडल्स को लेकर आ रहे हैं ना। नहीं, उससे देखे ना, बात यह है कि मैं आपको बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल दे रहा था कि बांग्लादेश इतना आगे चला गया है और हम इतने पीछे। मैंने आपको बताया कि करप्शन में और टैक्स टू जीडीपी रेशो में हमसे बहुत खराब है। तो फर्क क्या है, बांग्लादेश क्यों बेहतर है हमसे, ग्रोथ क्यों कर रहा है, सवाल ये है ना। ठीक, तो देखें, बेसिक जो मसला है ना, हमारी इक्वेशन जो खराब है वो ये है कि हमारा एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो जो है उनका 11% है, हमारा 21% है, डबल का डिफरेंस। बात यह है कि इट्स नॉट, हम जो मुसीबत में इसलिए नहीं कि हम टैक्स नहीं ज्यादा कलेक्ट करते, हम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर। और वो जो है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 40 लाख हमारे लोग हैं। आजकल डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए। टैक्स रेट्स को, अगर आप टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो टैक्स रेट्स कम करें आप। ठीक है, जो करेंसी स्वैप जो इससे पहले बात हुई थी, और इसके जो हमारे जो चाइना के साथ लोन है वो डॉलर की बजाय अब युआन वगैरह में, मुख्तसर से मैं जानना चाहूंगा ये इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, और हो रहा है तो क्या उसका रिजल्ट? नहीं, मेरा ख्याल है हो रहा है, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मई में मिले थे और फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिले थे, हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना ज़रूरी हो गया है, और डिमांड को हम कम कर सकते हैं, और कम करने का यही टूल है, फौरी तौर पर लग्जरी आइटम पे पाबंदी लगा जाए। और जो हमारा चाइना के साथ सालाना जो 15 अरब डॉलर का तजारती खसारा है, इसको अगर हम स्वाप कर लेते हैं तो हमें 15 अरब डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। और फिर अभी आपने देखा होगा जब वज़ीर-ए-आज़म साहब सेंट्रल एशिया में ये पीछे हुआ था शंघाई फोरम का इजलास, तो उन्होंने ये इस बात को वहाँ पे कहा है कि हम जो है रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और चाइना के साथ करेंसी स्वाप में जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर ये कामयाब हो, अल्लाह करे कि आगे ये मॉडल जो है वो काम करे। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे पैच में है, लेकिन इससे हमें निकलना होगा और इंशाल्लाह हम निकलेंगे। असद अली शाह साहब, मलिक बोस्तान साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।